अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं। करें? रिवीजन। सबसे पहली बात जी, सवाल भाई का पहले आ गए। जब परचेज करके लाएंगे तो डेबिट कर देंगे, इंस्टॉल होने वाला है तो CWIP में रखेंगे, यानी उसका डेबिट CWIP में। भाई का सवाल है, एसेट को जब हम लाते हैं हम डेबिट कब करेंगे, जब हम खरीद के लाए या जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर टेस्ट रन होकर चल पड़ा? तो इसका जवाब यह है कि जिस दिन एसेट आ गया है उस दिन डेबिट तो कुछ करना है। एसेट जो आ गया अब उसको प्लांट अलर्ट से, उस प्लांट को प्लांट में डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो रेडी टू यूज नहीं है, तो CWIP में डेबिट कर दो, जैसे बिल्डिंग में सिखाया था फैम वाले सवाल में। CWIP में डेबिट कर दो और फिर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है तो वो उसी में डेबिट करो, फिर कोई टेस्ट रन की कॉस्ट है उसी में डेबिट करो, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उसमें डेबिट करते रहो CWIP में। जिस दिन वो रेडी टू यूज हो जाए उस दिन CWIP को क्रेडिट करके प्लांट को डेबिट कर लो। मैंने कहा, बात सुने भाई, ये पूछ रहे हैं कि प्लांट अगर खरीदें अब इंस्टॉल ना हुआ हो तो उसको डेबिट किस दिन करें, जिस दिन इंस्टॉल हो जाए और चल पड़े या जिस दिन खरीद के लाए उस दिन? तो भाई जिस दिन प्लांट खरीद के लाएंगे तो हमारे पास प्लांट तो आ गया, अब इसकी क्या एंट्री करें? तो उसकी एंट्री, क्योंकि अभी वो इंस्टॉल होके टेस्ट रन होके चलना है, अभी रेडी टू यूज नहीं है, तो कहीं ना कहीं डेबिट करना है, प्लांट में तो कर नहीं सकते। तो मैंने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर लें उसको, जैसे बिल्डिंग को किया था फैम वाले सवाल में, ठीक है। अब वो प्लांट जो खरीद के लाए उसको आपने डेबिट किया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर आपने कोई उसके ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर की तो आपने उसकी एंट्री भी वही की, CWIP ऑफ प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर आपने उसके ऊपर कोई और कंसल्टेशन ली, कोई आर्किटेक्ट को फीस दी, कोई टेस्ट रन कॉस्ट की, सारी कॉस्ट आप ऐड करते जा रहे हैं CWIP में। CWIP कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट करते जा रहे हो। जब वो टेस्ट रन के बाद रेडी टू यूज हो जाए, जिस दिन रेडी टू यूज हो जाए उस दिन उसको कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस से क्रेडिट करो और प्लांट के अकाउंट में डेबिट कर दो, ठीक है जी। जो हम छोटे मोटे एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं डिलीवरी वगैरह के, क्या कहते हैं, ये पहले हम लोग इसको एज एक्सपेंस नोट करते हैं कि साथ ही इसको कैपिटल वर्किंग प्रोसेस को फिट कर देते हैं? बेटा ये आप हर दफा सवाल पूछते हैं, इसका कोई कंसर्न मेरे यहाँ पर अकाउंटिंग फाइनेंशियल के अंदर नहीं है। आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड क्यों करते हो भाई? आपने इंस्टॉलेशन इनकर की है, उसकी एंट्री आप पहले एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करके फिर आप एक्सपेंस क्रेडिट CWIP डेबिट करने की बजाय आप डायरेक्ट CWIP को डेबिट करें। कभी-कभी सोचने में टाइम भी तो लग जाता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि नहीं, तो वो देख लेंगे उसको क्या करना है, वो फिर आप CWIP में डाल देते हैं तो बाद में निकाल दीजिएगा वहां से और एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। वो कभी कभी सोचने वाला काम जो है ना, वो कभी कभी वाला कभी कभी करते हैं, जो रूटीन में हो जाता है वो कर लें। इंस्टॉलेशन है भाई डाल दें, अगर कुछ गलत डल गई है तो उससे क्रेडिट करके फिर एक्सपेंस में डालें ना, वो फिर कर लें आप, वो रेक्टिफाइंग एंट्री कर लीजिएगा। ओके जी। अब ठीक है, आज माइक ताड़े हाथ लग गया है। अच्छा जी, और कोई सवाल है तो बताएं वरना मैं रिवीजन शुरू करूं। अच्छा भाई सुने पूछें, आप भी पूछ लें। नीचे आपने ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी वाले वो तो भी डिस्कस करते हैं, पहले जरा रिवाइज कर लें, वहां पे तो मैं आता हूं। अच्छा ले जी, बात ये हुई थी हमारी कि अगर डेप्रिसिएशन हर साल होती है तो इंपेयरमेंट भी हर साल होगी। ये बात नहीं हुई थी? अच्छा, तो इंपेयरमेंट तब होती है जब नहीं, इंपेयरमेंट तब होती है जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में रिकवरेबल अमाउंट गिर जाए, इतनी गिर जाए कि बुक वैल्यू नहीं चली जाए, ठीक है। अब ये बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन ये कहलाता है इंपेयरमेंट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यानी कि इंपेयरमेंट लॉस कब आएगा? जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में बुक वैल्यू ज्यादा हो, रिकवरेबल अमाउंट कम हो, तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल लगाएंगे? नहीं, यहां पर आती है वो बात कि इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल नहीं लगाना, सिर्फ तब लगाना है जब कोई इंडिकेशन हो कि एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर हमने बात की थी, ये बात यहां से शुरू की थी कहीं, ये इंपेयरमेंट लॉस तब आता है जब हम किसी इंडिकेशन को देखकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं और रिकवर अमाउंट गिर जाती है बुक वैल्यू से नीचे, ठीक है। अभी भी सही नहीं है, अभी ये नहीं रुक रहा, यहां पर बस इतना ही है। अच्छा जी, उसके बाद अब ठीक है मेरे ख्याल से, उसके बाद हमने कहा था अच्छा फिर इंडिकेटर्स कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म के, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है।
एक्सटर्नल इंडिकेटर्स के अंदर जिनके ऊपर हमारा बस नहीं था, वो ये थे। ठीक है, एसेट की वैल्यू में कमी आ गई एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वैल्यू इन यूज कम कर देगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हालात, लॉ बदल गया, जिस वजह से इफेक्ट एडवर्स पड़ा है हमारे एसेट के ऊपर, या कंपनी के नेट एसेट्स की जो बुक वैल्यू है, नेट एसेट्स वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है, मतलब नहीं, एसेट ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, यहां पे लिखना चाहिए था, यहां पे लिखना चाहिए था। ठीक है, एसेट्स की बुक वैल्यू, ये नेट एसेट्स ज्यादा हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के, ये बात थी। क्या मतलब, जो दरअसल वर्थ, ये क्या होता है, ये कंपनी की वर्थ होती है ना, लोग क्या वैल्यू कर रहे हैं कंपनी को, तो जो अमाउंट वो है, लोग क्या वैल्यू कर रहे हैं, एसेट उसके बीच बीच में होने चाहिए ना, अगर एसेट उससे ऊपर चलेंगे तो इसका मतलब आपने एसेट्स को ओवर वैल्यू किया। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंडिकेटर था। फिर इंडिकेटर इंटरनल भी हो सकते हैं। हमने कहा था जी एविडेंस है, इसको छोड़ें, कि फिजिकल डैमेज हो गया, एसेट डैमेज होने से आपको पता है एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वगैरह कम हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, बोलो। अच्छा, रिवीजन है, कहीं पे मसला हो तो रोक लेना, मैं जरा क्विकली गो थ्रू कर रहा हूं पढ़ी हुई चीजें। नेक्स्ट, आप लोगों ने ऐसे ही घर जाके पढ़ा था, हाथ खड़ा करें, किस किस ने पढ़ा था, पास होने वालों के हाथ देख लो भाई, देख लो, अब बीच में हाथ ना शामिल करो कोई, अल्लाह उनके हाथ शामिल तब करेगा जब वो ये काम शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे जी। जी, उसके बाद ऐसे सिग्निफिकेंट भी हैं और एडवर्स भी हैं, यानी कि बड़े चेंजेस हैं और हमें बुरी तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहे हैं। क्या एसेट आइडल पड़ा है किसी वजह से, या हमने डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया किसी ऑपरेशन को, और जिस एसेट की बात हो रही है ये इस ऑपरेशन से रिलेट करता है जो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो आपका डिसीजन था ना। अब गड़बड़ तो हो गई ना, नेस्ले योगर्ट एग्जांपल याद है। फिर तीसरी चीज, एडवर्स चेंज ऐसी आई है कि एसेट को हम प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट से पहले डिस्पोज कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ रीअसेस कर ली है, पहले इन्फिनिट थी, अब फाइनाइट की तरफ आ गए हम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैश फ्लोज की लिमिट शायद कम हो रही है, पहले वो बेचना चाह रहे थे जब 10 साल बाद, सोच रहे हैं कि 5 साल बाद बेच देंगे। ठीक है, या दूसरा क्या था, हाँ पहले हमने कहा था बस हमेशा आता रहेगा फायदा इससे, पता नहीं है जी, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, अब पता लग गया जी अगले 5 साल आने हैं, तो फिर कैश फ्लो को डिटरमिन करो, डिटरमिन करके, और फिर आप कहोगे कि इसमें फिर हमारा क्या कसूर है, भाई आपने अंदाजा लगाया था ना, मार्केट ने तो अंदाजा नहीं लगा के दिया था आपको, हम साय ने तो नहीं लगाया था ना अंदाजा, आपके अपने अंदाजे की गलती है, इसलिए इंटरनल। और लास्ट क्या था, ये भी ऐसे ही बस इंटरचेंजेबल से हैं। देयर इज एन एविडेंस दैट एसेट्स एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज और विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है इस तरह से सवाल के ऊपर कि अगर इंटरनल होगा तो अकाउंटिंग ऐसे करनी है, एक्सटर्नल होगा तो ऐसे करनी है। इंडिकेटर है, कोई भी इनमें से है, तो फिर जब वो आ जाए इंपेयरमेंट टेस्टिंग से एसेट को गुजार लो। और इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या है, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन। इंपेयरमेंट लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये तो होगी बात, इंडिकेशन आए तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो। अब मैंने अगली बात भी कर दी साथ ही कि इंपेयरमेंट टेस्ट जब लगाना है तो 2 चीजें कंपेयर करनी है, कौन कौन सी, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी, बुक वैल्यू हम अवेलेबल है, कॉस्ट मैंने निकालनी आती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ कॉस्ट मॉडल। ठीक है, लेस इम्पेयरमेंट लॉस भी अब तो पता है आपको होता है। और अगर रिवर्शन मॉडल है तो उसकी भी बुक वैल्यू होती है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो बुक वैल्यू तो हमें पता है कैसे निकलती है। अब कल कहानी आई थी रिकवरेबल अमाउंट निकालने की, तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है, हम 2 चीजें निकालते हैं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरा वैल्यू इन यूज। ठीक है, अब ये बात आगे हम, अब अगली बात ये मुसीबत पड़ गई कि फेयर वैल्यू, हाँ इसमें से हायर जो था रिकवरेबल अमाउंट होती है वो तो पता है हमें, पर फेयर वैल्यू में क्या आएगा, कॉस्ट टू सेल में क्या आएगा, वैल्यू इन यूज में क्या आएगा, कैसे डिस्काउंट करेंगे, ये अगली बहस छेड़ पड़ी थी। ठीक है, दी हुई होगी। तो फेयर वैल्यू के बारे में हमने बात की थी कि फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। और अगर एक्टिव मार्केट अवेलेबल ना हो भाईजान, फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। और अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल, एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने एसेट को बेच के हम रिसीव कर पाएंगे, वही फेयर वैल्यू। ठीक हो गया।
फिर साथ यहाँ पर वहां पर एक लाइन और भी लिखी हुई थी नोट्स के अंदर कि अगर फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो तो वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट होती है। खैर आगे चलो, कॉस्ट टू सेल में वो लास्ट वाली बात ना, ये फेयर वैल्यू वाले जहां लिखा हुआ है ना पॉइंट 2, इसके एंड से पढ़ लेना, जाना पड़ेगा मुझे उधर। चुप, यहां पर लंबी सी कहानी लिखी थी, अगर फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो तो ऐसी सूरत के अंदर वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट होगी। ये मैंने यहां पे लिखा भी था, ठीक है। अच्छा अब बोलो सर, अगर वो दे दे कि 2 बिट्स मिल गई हैं तो एंटिटी को, तो फिर जो हायर हो वो ले लेना। थोड़ा सा माइंड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। हम लाइन के बैगर थोड़े ही रहेंगे, ठीक है, लाइन के बैगर। ओके, बात कहां थी? हाँ, रिकवरेबल अमाउंट निकालने चले थे। तो फेयर वैल्यू क्या होती है? हमें चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी और वैल्यू इन यूज भी। अब पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल की बात करें तो फेयर वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू। और अगर एक्टिव मार्केट नहीं अवेलेबल तो जो एक्सपेक्टेड है रिसीव करना। फिर कॉस्ट सेल में क्या आएगा? लीगल कॉस्ट आ सकती है जी, स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर कॉस्ट आ सकती है जी, रिमूवल कॉस्ट आ सकती है, और हर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो एसेट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, ये इसकी कॉस्ट टू सेल है। लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट या ये वो रिडंडेंसी कॉस्ट, मैंने एग्जांपल दी थी कि योगर्ट बंद किया है तो 300 मुलाजमों को पैसे पे करके घर भेजना है, वो जो पैसे पे करके भेजना है उसको कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट भी इसको कहते हैं। IAS 37 FAR 2 में जाकर पढ़ोगे, ये IAS 37 में एक प्रोविजन बनती है, मतलब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं कुछ अंदाजा लगा के, लेकिन वो एसेट की कॉस्ट टू सेल नहीं है। वो आपके ऊपर एक एक्सपेंस है जो पढ़ने वाला है आगे, लेकिन वो एसेट की कॉस्ट टू सेल नहीं है। दैट्स इट, ठीक हो गया। तो फेयर वैल्यू क्या होती है और कॉस्ट सेल में क्या आता है? हो गया रिवाइज? अच्छा, अगली बात, वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लो। अब यहां पे अगली लड़ाई पड़ गई कि फिर कैश फ्लोज, फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं इनमें क्या इंक्लूड करें, क्या एक्सक्लूड करें। और दूसरी बात, फिर रेट कौन सा लें, ठीक है। तो पहली बात को देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात थी फेयर वैल्यू, इसमें कैश फ्लोज में क्या लें। तो हमने कहा था इंक्लूड में लिखा हुआ था आप एसेट के कंटिन्यूइंग यूज से जो कैश इनफ्लोज होने हैं उनको ले लें, और उन कंटिन्यूइंग यूज वाले कैश फ्लोज को कमाने के लिए जो आउटफ्लोज जरूरी हैं, एक्सपेंसेस जरूरी हैं, वो ले लें आउटफ्लोज में, और एसेट की लाइफ के एंड पर नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आनी है वो ले लें। लेकिन साथ एक लाइन लिखी हुई थी कि करंट कंडीशन में जो एसेट है ना उसी को वही कैश फ्लोज लेने हमने, ठीक हो गया। ये इंक्लूड करने वाली सिर्फ 3 चीजें आई थी। और अच्छा, ये कैटेगरीज हैं, यानी कि एसेट को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी खर्चा ऑपरेशनल कॉस्ट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। अब ये नहीं कहना कि एक ही लेना है, जो जरूरी खर्चा है नॉर्मल एसेट को चला के कैश फ्लो कमाने के लिए, वो जरूरी खर्चा आपका आउटफ्लो है। ओके, नेक्स्ट सर, वो अपग्रेड से आने वाले कैश फ्लो उसकी बात नहीं की। अपग्रेड क्या मतलब? वो करंट कंडीशन के अंदर है? नहीं, करंट कंडीशन के अंदर है नहीं, तो फिर नहीं, वो तो पहली बात है। अगले पॉइंट में वो डिस्कस भी हो जाएगा। डू नॉट इंक्लूड में उसने कहा था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कोई कैश फ्लो नहीं लेना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो फाइनेंस करते हैं अपने बिजनेस को, ओनर घर से पैसे ले आए या बैंक से लोन आ जाए, ठीक है, तो बैंक लोन का आना इससे कैश इनफ्लो होता है, और बैंक लोन का रीपे होना इससे कैश आउटफ्लो होता है। होता तो है ना ये इनफ्लो आउटफ्लो। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन वाले फ्यूचर कैश फ्लोज में इस इनफ्लो आउटफ्लो को नहीं देना, अगर सवाल में दे दे तो। फिर लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, ये आउटफ्लो तो होता है ना, लेकिन इस कैलकुलेशन में जहां पे वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज में, इंटरेस्ट की पेमेंट को आपने नहीं लेना। अच्छा, ये लोन का है, लीज का भी लिख देना कभी, वैसे लिख नहीं सकता क्योंकि लीज FAR 2 में है, फिर भी लोन की तरह से लीज होती है। जैसे लोन पे इंटरेस्ट है वैसे लीज पे इंटरेस्ट है। अगर कोई लफ्ज आ जाए ना लीज का, तो यही समझ लेना वो इस सवाल के अंदर कि वो लोन की बात ही हो रही है। ओके, अच्छा, तो एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कोई कैश फ्लो नहीं लेना, लोन का आना जाना या इंटरेस्ट का पे होना। दूसरा, टैक्स रिसीट पेमेंट्स भी नहीं लेनी, इनकम टैक्स की रिसीट पेमेंट्स, इनकम टैक्स की रिसीट पेमेंट्स नहीं लेनी। तीसरा, कोई पास्ट में एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन उसके पैसे पे नहीं हुए थे, एंट्री कर रखी थी हमने एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, उसको इस साल में पे कर दिया, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये कैश का क्रेडिट होना आउटफ्लो में मत लेना। फिर पिछले साल कोई इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, अभी जो फ्यूचर में नहीं है वो साल, जो इस साल में खड़े हैं, इस साल की कोई इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, अब वो पैसे रिसीव नहीं हुए थे,
वो इस साल के अंदर जो डिसीजन मेकिंग में वो अगला साल दिखा रहा है उसके अंदर उसकी रिसीट आ रही है कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, उसको इनफ्लो में मत लेना, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ अपग्रेड मत लेना, और उस अपग्रेड की वजह से कोई कैश इनफ्लोज हो तो वो भी मत लेना, यानी अपग्रेड का ना आउटफ्लो लेना ना इनफ्लो लेना, ठीक है। ये बातें थी यहां पर। डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो है ही नहीं ना, इसलिए उसने यहां जिक्र ही नहीं किया। किसने बोला डेप्रिसिएशन है? देखो क्वेश्चन की तरफ तो जा रहे हैं, अभी वहां पे पहुंचे नहीं है ना, अभी ये रिवीजन चल रही है। यहां पे उसने डेप्रिसिएशन का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उसने गल तो पूरी कर लो पानी। यहां पे डेप्रिसिएशन का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने लिखा हुआ फ्यूचर कैश फ्लोज इन वैल्यू इन यूज में ये इंक्लूड करो, ये इंक्लूड ना करो। डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो ही नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, यही लिखी हुई थी बातें जो हमने बोली। इंक्लूड क्या करो? इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, आउटफ्लोज दैट विल बी नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। लेकिन भाई लो भाई ओ भाई, लेकिन करंट कंडीशन के अंदर जो एसेट की है उसी में रहते हुए ये चीजें लेनी है। फिर मत लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज, मत लो इनकम टैक्स की रिसीट्स पेमेंट्स, मत लो वो वाले कैश आउटफ्लोज जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज हैं। मैंने ये लिख दिया एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट को पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट जब करते हैं, ये कैश क्रेडिट नहीं लेना। फिर मत लो ऐसे इनफ्लो को जिसका एसेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यानी कि डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हो चुका है, अगर अब उसका कैश डेबिट डेटर क्रेडिट हो रहा है तो मत लो। फिर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग टू विच एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। बस इसको ऐसे ही एज इट इज देख लो, पढ़ लो, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता आपके लेवल पे। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम इंप्रूविंग और एनहांसिंग एसेट्स परफॉर्मेंस। एडिशनल कैश फ्लो भी नहीं लेना इनफ्लो में, और अपग्रेड कॉस्ट भी नहीं लेनी आउटफ्लो में। अब कोई सवाल है यहां तक तो पूछे, बात जब चल रही हो ना तो रुका करें थोड़ा सा, ठीक है। जब बात पूरी हो फिर सवाल किया करें। जी बोले सर। अगर आज हमने सर एग्रीमेंट किया सर फ्यूचर के लिए, तो उसमें सर जो कैश आज रिसीव किया सर, आगे सर्विसेज आगे देंगे फ्यूचर में सर, वो तो ले सकते हैं सर भाई। हाँ, सर्विस अगर आपने फ्यूचर में या गुड्स आपने फ्यूचर में दिए तो जब वो बनाएगा तभी देगा ना, तब की तब। वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया होगा आपने, वो फिर पिछले पीरियड में नहीं लेके जाना, तो बढ़ाते जाओ बात, तो बढ़ाते जाओ, वैसे इस लेवल तक जाता नहीं, सादा बात। एडवांस फ्रॉम कस्टमर पढ़ा हुआ है आपने। चलो अब रिवीजन हो गई, नया सवाल आ गया, जरा स्लो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, भाई साहब ने पूछा कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर ले लिया, क्या करें? अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है आज मैंने पैसे ले लिए, ठीक है, लेकिन चीजें अभी डिलीवर नहीं की, ठीक है, तो कैश तो आ गया लेकिन सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैंने एंट्री कर ली एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। अब क्या ये कैश इनफ्लो इस पीरियड से रिलेट करना चाहिए? इस डिसीजन मेकिंग के लिए सारी अकाउंटिंग घूम जाती है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं डिस्कस करता इस पे। बहरहाल आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगले पीरियड में इस प्लांट ने चलना है, चल के चीजें बनानी है, बना के आपने डिलीवर करनी है, तो सेल अगले पीरियड में रिकॉर्ड होनी है ना, तो इस कैश फ्लो को यहां ना छोड़ो, फिर आगे लेके जाना पड़ेगा। बहरहाल बढ़ाते जाओ, फायदा कोई नहीं। जी यहां से कोई और सवाल भी था? प्लांट वाला पूछना था कि अगर आपने कोई प्लांट लिया है लोन लेके, ठीक है, तो उसे इंस्टॉल करने में 2 से 3 मंथ, वो बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में पढ़ेंगे। वो क्वालिफाइंग एसेट है प्लांट, और फिर जितना अरसा वो बनता रहेगा उसके इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, लेकिन वो उस टॉपिक में देखेंगे, फिलहाल उसकी बारी नहीं आई। और सर 3-4 में अप्रूवल का कॉन्सेप्ट, भाई ने वो बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पूछा है भाई ऑनलाइन वालों, इसलिए फायदा कोई नहीं उसको बताने का। सर 3 और 4 पॉइंट में सर अप्रूवल का कॉन्सेप्ट देखा है, जब इनकम जी हाँ। रिकॉर्ड हो उस पीरियड में करना है कैश को। जी बिल्कुल, एक रूल ही है जी, सही है। अच्छा, अब कैश फ्लोज में ये हो ये ना हो, उसके बाद अगली मुसीबत। कैश फ्लोज तो निकाल लिए, डिस्काउंट कौन से रेट पे करें, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? जैसे यहां पर टैक्स की रिसीट पेमेंट्स नहीं ली थी, इसको नहीं आने दिया था, वैसे ही टैक्स के अंदर भी, रेट के अंदर भी टैक्स का असर मत आने दो। अब रेट के अंदर टैक्स का असर ना आए, इसका मतलब पोस्ट टैक्स ही हुआ ना। पोस्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स के बाद वाला रेट, प्री टैक्स का मतलब होता है टैक्स से पहले वाला। तो कौन सा यूज करेंगे? प्री टैक्स, टैक्स से पहले वाला, ठीक है। ये दोनों निकालने भी सीखेंगे आप बड़े होकर बीएफडी में, शायद एमएफए में भी अब सीखते हो, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बीएफडी के अंदर तो बहरहाल आपको मिलेगा ही। ये टैक्स रेट आपको पता लग जाएगा, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात पढ़ लें यहां से, प्रेजेंट वैल्यू। ये चीज मैंने अंडरलाइन कर दी थी कल, सिर्फ काम की सिर्फ यही थी रेड वाली। बहरहाल प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट रेट टू कैश फ्लोज, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ये इंपॉर्टेंट बात, द टैक्स रेट, द डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ
pre-tax rate that reflects current market assessment of time value of money. time value of money कहते हैं कि मतलब कितनी को महंगाई होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैसे कैसे पैसा गिरेगा, इंटरेस्ट रेट, यही होता है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्री टैक्स रेट हो जो कि रिफ्लेक्ट करे करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ क्या चीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट। बस अगली लाइन छोड़ो, यानी कि आपने जो डिस्काउंट रेट यूज करना है तो वो प्री टैक्स हो, दूसरा वो आपके एसेट से रिलेटेड रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर रहा हो। मतलब इसको देखते हैं सवाल के अंदर जाके ज़रमुने लिमिटेड वाले के अंदर, ठीक है। फिलहाल बस ये याद रख लो, रेट प्री टैक्स यूज करना है और स्पेसिफिक टू एसेट होना चाहिए वो, ठीक है। अगर नहीं है स्पेसिफिक टू एसेट वाली बात दी हुई तो फिर जाहिर है जो गिवन होगा प्री टैक्स वही ले लेंगे, और अगर रेट ही एक दिया हो वही ले लेंगे, फिर पता ही नहीं प्री या पोस्ट कौन सा है फिर जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भाई क्यूएम में नहीं पढ़ के आए, क्यूएम में नहीं पढ़ के आए। कल का 100 आज के 100 के बराबर है, एक साल बाद वाला 100 आज के 100 के बराबर है, तो क्या है, पैसा टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यू को लूज कर रहे, ठीक है। बहरहाल इसकी डिटेल में ना जाएं, इसकी टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है प्री टैक्स रेट हो, एसेट स्पेसिफिक हो, बस, ठीक है जी। लास्ट टाइम तो दे दी सर, ये वापस क्या कर रहे हैं ये भाई, ऊपर करवा दें ग्रिल। एग्जाम्पल सवाल है ना हमारे पास, होमवर्क किया था, आखिरी वाला सवाल किया था, तो उसी में तो ये एग्जाम्पल थी। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने ये एक एग्जाम्पल की थी, मैंने कहा था इसको कर लेना, इसको मैंने नहीं सॉल्व किया, बाकी तीनों सवालों को मैंने क्लास में सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। इसको इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि इसी वाला जो काम है कैश फ्लो निकालने वाला वो आगे 3 दफा हमें करना है, तो बस इसको जुबानी देख लिया था, फिर भी रिवाइज तो करेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी, जाते जाते डिस्कस किया था, कैलकुलेट करो कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है, कोशिश की हुई है, और क्या, कितने बच्चों ने कोशिश की है होमवर्क करने की, कितनों ने कोशिश ही नहीं की, हाथ खड़ा करो, खड़ा करो हाथ, बेशर्मो हाथ खड़ा करो, वाइट कपड़ों वाले भाई करो, हाँ साथ वाले तुम भी हाथ खड़ा करो, साथ वाले हाथ खड़ा क्यों नहीं करते, दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया, क्या मसला है, दोनों हाथ ऊपर करके बैठो, चलो शाबाश, चलो एतराज है, शर्म आ रही तो क्लास से चले जाओ, हाथ ऊपर करो, दोनों 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 दोनों। आपने ट्राई किया, आपने ट्राई किया, तुम दोनों हाथ क्यों नहीं ऊपर, तुम दोनों 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 हाथ ऊपर करो भाई, ऐसे समझ नहीं, मुझे धोखा दे रहे हैं मुझे हैं, जब बोला हाथ खड़ा करो तो करो, किसी एक तरफ तो करो, बैठो नीचे कर लो, बैठो क्या मतलब हाथ नीचे कर लो। अच्छा जी सुने, फ्यूचर कैलकुलेट करने, फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ द मशीन एट 31 दिसंबर 3, ठीक है। सवाल में डिस्काउंट रेट गिवन नहीं था, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू निकल ही नहीं सकती, लेकिन उसने उससे एक स्टेप पहले वाले जो नेट कैश फ्लोज होते हैं ना वो निकालने की रिक्वायरमेंट रखी हुई थी, तो डिस्काउंट रेट सवाल में नहीं था। अगली बात वो कह रहा है, अज्यूम करो 5 ईयर प्रोजेक्शन कंसिडर टू बी अप्रोप्रिएट, कि 5 ईयर की प्रोजेक्शन करनी है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं ना, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स, इस दिन 5 साल रिमेनिंग लाइफ है, तो फिर कैश फ्लोज का एस्टिमेशन भी 5 साल का ही होना चाहिए ना। अब चाहे वो सवाल में 1 साल का दे दे और ग्रोथ रेट दे दे तो हम 5 पे खुद ले जाएंगे, जैसे बारबरी वाले सवाल में आपने होमवर्क में किया होगा, ठीक है। खैर सारे सवाल करने तो हैं ही, बहरहाल 5 साल की प्रोजेक्शन बनानी है, ठीक है। अब इनफ्लोज में क्या होगा, उन्होंने कहा जी बेसिक इनफ्लोज, यानी कि जो एसेट के कंटिन्यूइंग यूज से इनफ्लोज आने हैं। सी नोट 1 कैश इनफ्लो स्टेम फ्रॉम, निकलते हैं मशीन से 40%, प्लांट से 60%। तो क्या किया था हमने इसको, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग किसकी कर रहे हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट किस पे लगा रहे हैं, मशीन पे, ठीक है। अच्छा अगली बात, इसका 40%, इसका 40%, इसका 40% तो हो गया, डन। क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अपग्रेड ले लें, इस साल में ना, इस साल में अपग्रेड हुई थी तो उससे इनफ्लोज आ रहे हैं, ले ले ना, इसको इनफ्लो में लेंगे ना, इसकी कॉस्ट ऊपर जो नजर आ रही है उसको आउटफ्लो में लेना, ठीक है, डन हो गया। अब पर्चे में लिखने का तरीका क्या है, 400 और जो भी फिगर्स हैं वो लिखकर, ठीक है, नीचे क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम अपग्रेड और डैश डैश डैश, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे जाके लिखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स फ्रॉम
अपग्रेड आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव कैश फ्लोज या इनफ्लोज, ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए कि आपने समझते बूझते हुए इसको छोड़ा है। दोनों तरीके ठीक है। ओके, आते हैं आउटफ्लोज की तरफ। मेंटेनेंस कॉस्ट जरूरी खर्चा है, एसेट को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए मेंटेनेंस करानी जरूरी होती है। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट, बिजली गैस वगैरह तो लगती है, ये वो कैश इनफ्लोज, कंटिन्यू यूज वाले कैश इनफ्लोज कमाने के लिए जरूरी कैश आउटफ्लोज है। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग मशीन्स कैपेसिटी, ना उसके वहां डेप्रिसिएशन, ये तो है ही नॉन कैश आइटम, और एक्सपेंसेस टू बी पेड। एक्सपेंसेस टू बी पेड, ये पूरी बात यूं होनी चाहिए थी, एक्सपेंसेस टू बी पेड इन X4 इन रिस्पेक्ट ऑफ X3 एक्रूअल है। X3 का एक्रूअल पे हो रहा है X4 में, तो फिर होना चाहिए यहां पर नहीं होना चाहिए, इग्नोर करेंगे इस सवाल में। खुदा ना खासा यूं लिख देता इसमें इंक्लूडेड है, माइनस करना पड़ता, निकालना पड़ता, ठीक है। चले, तो यहां से फिर आपने नेट कैश फ्लोज निकाले। अब मसला ये आया कि 3 साल के कैश फ्लोज हैं, आपको प्रोजेक्शन बनानी है 5 साल की, तो सवाल ने फिर आगे ग्रोथ रेट दिया। अब यहां पर डिस्काउंट रेट सवाल में नहीं है, ये ग्रोथ रेट है। दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक है ग्रोथ रेट, अगर कैश फ्लो 1 साल का दे और प्रोजेक्शन 5-6 साल की बनानी है तो ग्रोथ रेट कोई ना कोई लगाना पड़ता है, एक ये चीज। और दूसरा होता है फिर जो कैश फ्लोज आए हैं उनको डिस्काउंट करके लाना होता है प्रेजेंट वैल्यू पे, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट अलग होता है। इस सवाल में डिस्काउंट रेट गिवन नहीं था, ग्रोथ रेट के ऊपर थोड़ी डिस्कशन थी, ठीक है। 3 रेट्स दे दिए उसने। पहला अनयूजुअल, कभी नहीं लेना चाहिए जी अनयूजुअल, हम हमेशा नहीं एक्सपेक्ट करते। अनयूजुअल एबनॉर्मेलिटी ये हम हमेशा नहीं, फ्यूचर के 10 साल के ऊपर हम अनयूजुअल आइटम को भी डाल दें। पिछले साल लॉसेस बहुत आए, क्या हुआ जी, एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, सारा कुछ जल गया। अब हम क्या करें, उसको कंसिडर रख लें, हर साल आग लगाने का इरादा रखते हैं, नहीं, अनयूजुअल को कभी नहीं लेना। अगली बात आ गई, ग्रोथ रेट इंडस्ट्री वाला ले या बिजनेस वाला, तो जब दोनों अवेलेबल हैं तो फिर बेहतर क्या है, हम अपने बिजनेस वाला। और अगर कोई एसिड का अलग से दे देता तो फिर एसिड वाले पे चले जाते और स्पेसिफिक हो जाते। यार देखो, आप अपने काम के हिसाब से ग्रोथ रेट देखोगे ना। अब हम साया जितनी मर्जी ग्रोथ शो कर रहा हो, आप तो अपनी ग्रोथ के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करोगे। क्या ख्याल है कि साथ वाले को देख के, दूसरे का मुंह लाल देख के, नहीं भाईजान, मुझे तो ये, मैं तो कहना चाह रहा था कि ये ना भी लिखा हो तो ये लिखा हो तो करो, यहाँ कोई एम्बिगुइटी नहीं है, यहाँ कोई एम्बिगुइटी नहीं है। ये देखो, जब मर्जी आया, इस वक्त क्या सिचुएशन है, बुक वैल्यू देगा आपको। वो तो इंपेयरमेंट लॉस निकलवाया नहीं ना, अगले सवालों में यही हुआ पड़ा, अगले 3 सवालों में ये काम है, ठीक है ना। वो आपको बुक वैल्यू का डाटा देगा, फिर आपको रिकवरेबल अमाउंट निकलवाने के लिए वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू कॉस्ट सब कुछ देगा, ठीक है ना। जिस दिन खड़े होगे उस दिन की बुक वैल्यू होगी, और उस दिन कहेगा रिमेनिंग लाइफ 5 साल है, तो फिर 5 साल में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, यहां पे भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 years, मतलब रिमेनिंग नहीं लिखा होगा तो हम इसको कभी रिमेनिंग नहीं लेंगे, अंग्रेजी है ना भाई। देखो, बड़ी सादा सी बात लिखी हुई यहां पे, यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल बचे, 5 साल चलेगी, क्या मतलब है इसका। अब ये अंग्रेजी का मसला है, अकाउंटिंग का मसला नहीं है। ये जुमले का मतलब बिल्कुल यही है कि रिमेनिंग लाइफ 5 साल है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मुझे नहीं लग रही। देखो, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 years, एक्सपेक्टेड लाइफ इसकी कितनी है, 5 साल चलेगी, क्या मतलब है फिर 5 साल लाइन नहीं। चलो अच्छा, होमवर्क 1 किया, ये सवाल मैं यहां करूंगा, फिर अगले 2 पास पेपर में वहां करूंगा, फिर नया काम फिर यहां करूंगा, ठीक है। प्लानिंग शेयर्ड ये यहां पे इसलिए करूंगा क्योंकि ये सवाल फिर इंशाल्लाह कई दफा रेफर करना पड़ेगा ना, तो आप लोगों को मैं आके दिखाया करूंगा, देखो बुक वैल्यू फेयर वैल्यू में ये फर्क है। ओके, शुरू करें। चलो, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, लेकिन इतना बेसिक सवाल करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक सवाल से ही फिर बड़े सवाल करने के काबिल हम होते हैं। तैयार है सब? यस सर। Daewoo bus has 2 buses. Following information
इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, अब आप राजी हैं भाई, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, अब ऐसे लिखा होना जरूरी नहीं है भाई, जरा ध्यान से आंखें कान दिमाग खुले रखने हैं। वो किस दिन खड़े हो गए बोला तो ये नहीं समझा। तो जरूरत नहीं थी उसको ज्यादा बोलने की, उसने 3 साल की प्रोजेक्शन दी थी और 5 साल कह रहा था, ठीक है। और जाहिर सी बात है सारी चीजें, वो सवाल मुकम्मल वो था ही ना, वो सिर्फ कैश फ्लोज की प्रैक्टिस थी, कैश फ्लोज कैसे डिटरमिन करने, ठीक है। अच्छा जी सुने, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ बसेज इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12। ऐसा जुमला होगा तभी हमें समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। क्या ऐसा है? थोड़ा बहुत दिमाग को चलाना है, सीखना है, समझने की कोशिश करनी है, एक कदम आगे बढ़ जाना है। अगर वो ना लिखे तो सोच लेना थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट, 3 साल लाइफ है जी। 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर, इसी दिन खड़े होकर उसने कहा है इंपेयरमेंट लॉस बताओ कोई है या नहीं, इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ है नहीं। ओके ठीक है जी। द फेयर वैल्यूज एंड रिटन डाउन वैल्यूज ऑफ बसेज एज ऑन 31 दिसंबर 12 वर एज फॉलोज। बस 1 बस 2 कॉस्ट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट दूसरा नाम है कॉस्ट टू सेल का, पता होना चाहिए आपको, इसलिए ये नाम यहां पे लिखा हुआ है। पर्चे में ये आ जाए आपको, कॉस्ट टू सेल तो दी ही नहीं हुई थी, ठीक है। इन कॉस्ट टू सेल के बारे में एक जुमला बोला था, डिस्पोजल ना होता तो ये कॉस्ट भी ना होती। तो इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब फिर क्या है? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग की वजह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये पड़ी है, ठीक है ना होती सेल ना होती ये कॉस्ट, तो कॉस्ट टू सेल को कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच बस इन नेक्स्ट 3 years गिवन है, एनुअल इनफ्लोज गिवन है, एनुअल आउटफ्लोज गिवन है, बिल्कुल वैसे ही सवाल था जैसे हमने क्लास में किया। ओके फिर सेल प्रोसीड्स हैं और डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ 3 years। अगली बात क्या है वो बाद में देख लेते हैं, वैसे है सिंपल सी बात ही, काम शुरू करते हैं जी। अब 31 दिसंबर 12 पे हमने क्या करना है बोले? हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। वो कह रहा है चेक करो कि इंपेयरमेंट है या नहीं। इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए हमें कौन सी 2 चीजें चाहिए? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू सवाल ने दी हुई है, ठीक है, चलो शुक्र है, ये काम तो हो गया। बस 1 की बात कर रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये दोनों भी गिवन है, और वैल्यू यूज निकल आएगी यहां से, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होगा हमारा जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। इंपेयरमेंट टेस्ट बुक बस 1 पे लगाना है, बुक वैल्यू चाहिए और रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। इंपेयरमेंट लॉस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जैसा एक सवाल किया था वैसे ही सारे करवा रहा हूं, ठीक है। बस फर्क ये है कि अभी थोड़ा सा कैश लॉस को फैला के भी कैलकुलेट करना सिखा दूंगा जैसे पिछली एग्जाम्पल में था। चाहे तो शॉर्टकट रखे कोई मसला नहीं है, पर मैंने समझाना है तो मैंने फैला के हर बच्चे को समझाना होता है, ठीक है। अच्छा बुक वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है जी? 220। रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगर थी। रिकवरेबल अमाउंट निकालनी पड़ेगी, वो होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अच्छा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी गिवन है सवाल में 210 और 7। बोलो रिकवरेबल अमाउंट को वर्किंग 1 में लेकर आपको पता है ले आते हैं, क्योंकि ये होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो दोनों कैलकुलेट करते हैं, जो हायर हो उसको रिकवरेबल अमाउंट में लिख देते हैं। ऐसे ही सिखाया था परसों परले दिन से सवाल करना, ऐसे ही कर रहे हैं सवाल। तो फेयर वैल्यू कितनी है जी? 210, कॉस्ट टू सेल 7, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितना आ गया? ठीक है। फिर वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन आती है, इसके लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं। अब खड़े कहां पे हैं? 31 दिसंबर 2000, जहां पे खड़े होकर अच्छा 12 ही है, एक्स नहीं है, यहां पे खड़े होकर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसी दिन बुक वैल्यू निकाली है आपने, इसी दिन फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल निकाली है आपने, इसी दिन सारे कैश फ्लोज को लेके आना है। अब रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, ठीक है, 3 साल भी चलाना। ये कौन सा साल है? 13, 14, 15, ठीक है। तो ये 13, 14 और 15 के कैश फ्लोज हम यहां पर ले लेते हैं। 31 दिसंबर 13, 14, 15। वैल्यू इन यूज हमें चाहिए, वैल्यू इन यूज हमें चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 12, ठीक है जी। जी बताइए अब वैल्यू इन यूज के लिए क्या करना है? फ्यूचर कैश फ्लोज, हर चीज अलग अलग पड़ी हुई है, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लोज को लेना है, फिर उनको डिस्काउंट करना है। अब फ्यूचर कैश फ्लो सवाल में क्या कहता है? बस 1 के एनुअल इनफ्लो 105 है, एनुअल आउटफ्लो 11,
ठीक है, तो 105 नेट कर लेंगे बाद में भी, देखो अलग अलग समझा लूँ। यहाँ पे एक शॉर्टकट भाई कह रहे हैं कर लें, यहाँ पे इनको 105 माइनस 11 करके 94 ही कर लें। हो सकता है बारबरी वाले सवाल की तरह से हर एक का ग्रोथ रेट अलग हो, तो मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ, है नहीं इसमें, लेकिन तैयारी चूंकि मैंने कहा था ना एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं करवाई, फॉर्मेट यही है, तो 3 सवालों में फॉर्मेट पूरा तो कर लूँ ना इस तरह का। बाकी जो चाहे शॉर्टकट करना बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने आपको परसों वाले सवाल में करवाया था। ठीक है, आप यहाँ पर लो 90 कितना आया था, कितना कैश लो है 94 ले लें। ठीक है, उसके बाद अगले वाले कैश लो को भी यहाँ से हमने ऐसे किया था ना, ये 94 कर लो और इसको 6 कर लो और ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, वही आसान काम है, बट मैं जरा वर्किंग फैला रहा हूं अब ताकि ये पता हो, मुश्किल सवालों के लिए वर्किंग की बेस बना रहा हूं सब। ठीक है ना, तो यहां पे आप कर सकते थे जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको ये सिखाया था 45 45 45 और 8, या उस पर एनओटी फॉर्मूला बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ पे भी 91 91 91 और 6 ही था ना आखिर में, हो सकता था ऐसे, सॉरी 94 94 94 और 6, 91 नहीं था। ओके, लेकिन मैं फैला रहा हूँ वर्किंग को, इजाजत है? अच्छा, ना भी दें तब भी मैंने फैलानी है वर्किंग। अच्छा, उसके बाद नेट सेल प्रोसीड साल के एंड पे 8 रुपए की, और अच्छा इसको नेट कर लो, चलो 8 माइनस 2 जी 6, थोड़ा सा ये आइडिया बन जाता है ना, डिस्पोजल कॉस्ट साल के आखिरी दिन प्लॉट हुई पड़ी है। ठीक है, अब 94 और 100, ठीक हो गया जी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया था उसने सवाल में, पता नहीं आपने पढ़ा हुआ या नहीं है, खैर कैलकुलेटर तो निकालें, कैलकुलेटर ही नहीं निकले हुए थे अभी तक। जी 10% डिस्काउंट रेट हो, 1 साल पीछे लाना हो कैश लोगों, तो क्या करते हैं 1.1 रेज टू पावर -1। जरा निकालें आंसर क्या आता है इसका, क्या मतलब। अच्छा ट्राई करो एक और, 1.1 रेज टू पावर -2, 1.1 रेज टू पावर -2, 0.826, 1.1 रेज टू पावर -3। इसका मतलब वो जो काम आपने करना था वो उन्होंने करके दिया हुआ था और कुछ भी नहीं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप 10% रेट यूज कर लें। बात समझ आई है? असल में तो होता ये था ना कि यहां पे आप यूं लिखते थे 1.1 रेज टू पावर -1, 1.1 रेज टू पावर -2, 1.1 रेज टू पावर -3। ठीक है ना, उन्होंने यही चीज देखो ना, 12 पे वैल्यू यूज निकालनी है, कैश फ्लो को लाना है 31 दिसंबर 12 पे, 13 वाला 1 साल पीछे आएगा, 14 वाला 2 साल, 15 वाला 3 साल। लेकिन उन्होंने ये 1.1 रेज टू पावर -1 -2 करने की बजाय आंसर निकाल के दे दिया आपको, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए था। 0.926 सॉरी 0.909, 0.826, 0.751। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको ए कह देते हैं हम, इसको बी कह देते हैं जी, लगा लें। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज ए इंटू बी। जितनी देर में एनवीडी वाला फॉर्मूला लगाना है यार, 2 तो कैश फ्लो है, उतनी देर में हर एक को अलग अलग भी लग जाए, तो अलग अलग डिस्काउंटिंग सिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, 85.446 है ना, तो 86 हो जाएगा, 85.446 है ना, ये 6 हटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हटाओगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ऐसे ना करो, फिर चैलेंज ना करो, 6 को नहीं है भला, पॉइंट के बाहर। अगर राउंड करना है तो दिलेरी से फिर करो फिर जी। 78 और 75। भाई टाइम कम लग रहा था ना, उसने हमें वैसे ही वो दिया हुआ था, एनवीडी का फॉर्मूला फिर क्यों लगाएं, टाइम बचाने के लिए हमने ये, थोड़ा सा दिमाग को अब चलने दिया करें, अल्टरनेटिव्स की तरफ चलने दिया करें। लकीर का फकीर हमने नहीं बनना है कि बस जैसे सोचा ऐसे इस तरह से होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। सवाल आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, तो थोड़ा खुला छोड़ा करें। तो ये सारे सवाल किताब से उठाए हैं। चलें, ये डैमो वाले सवाल तो लेक्चर नोट्स वाले, इनका तो सोल्यूशन नहीं था,
लेकिन बाकी 2 सवालों का तो सोल्यूशन भी था, तो क्यों नहीं आपको सोल्यूशन देके भेजा, ताकि आप थोड़ा सा ट्राई कर लें, दिमाग को चलने दें, फिरने दें। अब आज आप वर्किंग करके आए हैं, मैं अपने हिसाब से वर्किंग करूंगा, आपकी थोड़ी फॉर्मेटिंग में थोड़ा चेंज होगा, जो कि आपने मुझसे नहीं पूछना। ऐसे कर लेते तो अगर जवाब सही है तो ठीक है भाई, फिर पूछना नहीं है मुझसे। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ ये देना था, खुदा ना खास्ता आप अगर खुद से कोई सोच के काम करते भी हो तो वो सही होता है नॉर्मली। ये नहीं है कि आपने जो काम भी करना है वो गलत ही होना है, और क्लास वाले फॉर्मेट का भी रट्टा लगा रहे हैं। होना चाहिए बेहतर यही है, मैं तो हर सवाल एक तरीके से कराऊंगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देना जरूरी होता है कि भाई आप खुद भी ट्राई करो ना तो काम सही हो जाता है। ऐसा नहीं कोई अनहोनी नहीं होती पर्चे के अंदर, बस पर्चे में डर होता है, कर नहीं पाते। यही डर तो है, ऐसे कर वर्किंग की तो क्या होगा, वैसे की तो क्या होगा, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या, ये खुद सोचा करो बैठ के। एनवीटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, भाई ने पूछा, क्योंकि ज्यादा कैश फ्लोस थे नहीं, बस 2 ही थे, तो उसने डिस्काउंट फैक्टर भी दिया होगा, वही लगा दिया। लगाने को वो भी लगा सकते थे, जब अल्टरनेटिव है तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो एक जैसा ही है। तो चलने दिया करो, दिमाग को सोचने दिया करो, और फिर सवाल पूछ लिया करो आगे। अच्छा जी बोलो। 239 इज द वैल्यू इन यूज। 239 वैल्यू इन यूज आ गई। अब हायर क्या है, तो यही क्या बन गए हमारी रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, इसको उठा के ले आए यहां पर, और हम देखते हैं रिकवरेबल अमाउंट को, और बुक वैल्यू हमें देख रही है। हम देख रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट को, बुक वैल्यू हमें देख रही है। क्यों, बुक वैल्यू कह रही है मैं औकात में ही हूं, ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, नॉट इज। ठीक हो गया। अब यहां पर भाई कह रहे हैं, कुछ भाइयों ने अभी पूछना ही है, ठीक है, कि वैल्यू इन यूज जो है आपने ऐसे क्यों निकाल ली। मैंने पहले ही बता दिया, आप 94 इंटू 94 है ना, 94 था ना, 94 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1 प्लस 94 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 कर लें। आप ये भी कहीं करना चाहते हैं, आप ये कर लें, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -2 2 हैं, 2 हैं, और तीसरा अकेला आएगा। तो बात तो यही है, फिर नहीं लिखा मैंने, कुछ लिखा ही नहीं। कहने का मकसद यह है कि आप जैसे मर्जी कर लें, आपकी वैल्यू यूज 239 आनी चाहिए बस। ठीक है जी, चलें जी बस 2 की तरफ आते हैं। बस 2 और बस करो 160 बुक वैल्यू है, कोई फर्क नहीं। ये इस दिन खड़े होकर है, भाई साहब का सवाल है, कॉस्ट टू सेल में और डिस्पोजल कॉस्ट में क्या फर्क है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं है। जो चीज आज खड़े होकर 7 रुपए कॉस्ट टू सेल में 210 दे रही है, वही चीज तो एंड पे जाके 8 साल 8 रुपए और 2 कॉस्ट इनकर करवा रही है। फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये आज खड़े होकर इतनी फेयर वैल्यू है, आज खड़े होकर इतनी कॉस्ट टू सेल है, 3 साल बाद इसकी फेयर वैल्यू गिर के इतनी रह जाएगी और कॉस्ट टू सेल इतनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, सवाल में गिवन है बस। अच्छा जी, तो 160 बुक वैल्यू है बस ट्यू की। रिकवरेबल अमाउंट होती है, निकालनी पड़ती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज में से हायर। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल क्या है, 150 माइनस 4 146। वैल्यू इन यूज निकाल लेते हैं जी उसी तरह से। मैं इसलिए इस फॉर्मेट के ऊपर करवा रहा हूं कि देखो, हो सकता है वो इनफ्लो पे अलग रेट ग्रोथ का दे दे, आउटफ्लो पे अलग दे दे, आपको नेट करने की आदत हो, पता तो हो। ऑप्शंस आर वाइड ओपन, ऑप्शंस आर वाइड ओपन। मैंने कहा यहां पे नेट करके आप लिख सकते थे 94 94 94, पर मैंने ओपन करके लिखा। ठीक है, सबको समझ आ रही है ना, सबके लिए। नेट कैश फ्लोज मांग रहा है तो वो बस यही निकालें। ये पहले वाले सवाल में नेट क्लोज कैश फ्लोज मांग रहा है, तो इसमें भी हमने नेट कैश फ्लोज ही निकाले। ये हमने नेट कैश फ्लोज, हाँ ये इसलिए तो कह रहा हूं कि ये वर्किंग में यहाँ पे करूंगा, इसमें अगले में भी करूंगा, उससे अगले में भी करूंगा, ताकि आपको पता हो एग्जाम्पल 1 में वो जो एग्जाम्पल थी उसमें कैसे हमने वर्किंग करनी थी। बस ऐसे ही है, इनफ्लोज लिखने हैं, पहला लिख के दूसरा डैश डाल देनी है, आउटफ्लो माइनस 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 माइनस, और ये आंसर। आगे तो डिस्काउंट रेट भी नहीं था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते। डन, ओके। अच्छा जी, एनुअल इनफ्लोज 55, एनुअल आउटफ्लोज 5, और आखिर में 3 और 1 2, तो ये तीनों कट ही लेगा जी। 55 55 55
5 5 5। दिल बड़ा कर रहा है कि मैं शॉर्टकट लगाऊं, लगा भी सकता हूं इस सवाल में, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आपने ध्यान रखना है पर्चे में, जहां लग सके शॉर्टकट लगा लें, बस आंसर सही होना चाहिए। यू हैव टू बी श्योर, ये देख लो, अगर ना हो श्योर तो फिर जो काम सिखाया जैसे वैसे ही कर लो। ओके, नेट सेल प्रोसीड्स हैं 3 -1 2। इसको मैंने इसलिए नेट कर दिया कि ये एक ही टाइम की दोनों चीजें होती है ना, इसलिए इसको नेट करके रख दिया कि इसमें कोई ग्रोथ रेट वाला टेंशन नहीं होती, इसलिए इसको नेट कर दिया करो जी। 50 50 और 52 पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक स्टेप शॉर्ट हो सकता था। इधर देखो, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखें, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालें। प्रेजेंट इधर देखना, सब 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 सब, सब इधर देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को बस उड़ा दो, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% और कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करो, लिखो 50 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1। एक स्टेप तो शॉर्ट करा दो, 46। फिर 50 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2। समझ आ रही क्या हो रहा है? समझ आ रही क्या हो रहा है? किसको समझ नहीं आ रही पूछ ले, कोई मसला नहीं। ये 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम कैश फ्लो को डायरेक्ट करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई। 1.1 रेज टू पावर -1 बातें हो गई हो तो फिर पढ़ ले थोड़ा सा। 1.1 रेज टू पावर लिख के जो बातें हो रही, 1.1 रेज टू पावर -2, और इधर 52 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 39। तो हो सकता है एक स्टेप रिमूव हो जाए ऐसे भी जी। बोलो, कोई नहीं, एडा फर्क पैदा सी 120। तो एक स्टेप ऐसे हो सकता है। देखो यहां पे क्या किया हमने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा, 1.1 रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकते थे, उसका आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैश फ्लो से लगा, प्रेजेंट वैल्यू निकली। यहां पर वही मैंने कहा, प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, इट इज पॉसिबल। ओके, 125 अल्लाह, हाँ जी, क्या फर्क पड़ा देखो। हाँ, ले जाओ अपना 125 घर, 146 हायर है। ये रिकवरेबल अमाउंट आ गई, ये इधर आ गई, और ये इतनी गिर चुकी है is, if you want to note, the solution is, and it is away from me, so you can take the picture while I am sitting. Oh my God, English is coming fast. हाँ, to me, ये मेरी ग्रामर सही करने के लिए बैठा हो। बेटा आप 39 लिख लें, मुझे बता दें क्या आंसर था। हाँ, कोई असर नहीं पड़ा भाई, फिर भी सोल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ा। अब कोई और भी लिया अपनी, जिसका 38 आ रहा है वो 38 लिख ले, जिसका 39 आ रहा है वो 39 ले। वैसे मसला क्या आ रहा है भाई दर ओके, नेक्स्ट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बारबरी सीमेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 20 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 400 मिलियन। क्लास के बाद बच्चे पूछ लेते हैं, मैं पहले से घर से लिख के लाया हूं। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। ये सब एक ही चीज के नाम है। प्लीज, क्लास के बाद मुझसे अक्सर पूछते हैं बच्चे, बल्कि क्लास चलते हुए भी पूछ लेते हैं, शर्म ही नहीं आती कि कैरिंग वैल्यू क्या होती है सर? ये कैरिंग अमाउंट को कहते हैं। लिख लें, सारे लिख लें। अच्छा, 31 दिसंबर 20 पर 400 रुपए बुक वैल्यू है, और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट हैज बीन एस्टिमेटेड टू हैज बीन रिड्यूस्ड टू 400। अब रिमेनिंग बोला ही नहीं उसने, यहां पर बोला तो फिर भी नहीं है यार। अच्छा, सॉरी, नहीं, रिमेनिंग लाइफ लिखा हुआ है। नहीं यार, ये तो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अगर लेट्स
नहीं गुस्सा नहीं कर रहा, इधर देखो, अगर ये लिखा होता, अब बताओ, द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 years। हाँ ऑन लिखा हुआ है, ठीक कह रहे हो आप, माना, ठीक है, प्रैक्टिस तो करते जाए ना साथ साथ, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अगर ये आता तो फिर क्या ज्यूम कर दिया, अगर रिमेनिंग तलाक ना आता तो भी कुछ ना करते, या तो ये बात होगी। यही बात होती। भाई को यही तो बताया मैंने कि अगर ये छुपा दें तो फिर भी रिमेनिंग लाइफ ही बता रहा है वो, कि लाइफ रिड्यूस होकर 4 साल हो गई है, या रिमेनिंग लाइफ रिड्यूस होकर 4 साल, बात तो होगी, ठीक है। अच्छा चलें, छोड़ें, बताया करेगा, टेंशन ना लिया करें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इनफ्लोस 2021 के देकर सिर्फ, फिर ग्रोथ रेट दे दिया, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। पॉइंट 2 में आउटफ्लोज उसी तरह से। पॉइंट 3 में नेट प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स इग्नोर करना है, डेप्रिसिएशन इग्नोर करनी है, फिर डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ कंसिडर करेंगे, प्री टैक्स लेंगे, पोस्ट टैक्स नहीं लेंगे, और आगे फिर वेलनेस कॉस्ट टू सेल पॉइंट नंबर 7 में गिवन। तो सवाल करते हैं तरतीब से, उसी तरह से, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, दूसरा फिर उधर कर लेंगे सवाल। क्वेश्चन कौन सा है जी? बारबरी सीमेंट। जी बच्चों, रिक्वायरमेंट तो पढ़ाई ही नहीं आपने। कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉर्डेड एट 31 दिसंबर 20। तो 31 दिसंबर 20 पे जमाई लेने वाले भाई, 31 दिसंबर 20 पे हमने क्या करना है इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए? क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। पहले तो ये कहा करो, सादा बात पहले नहीं करते। 31 दिसंबर पे इंपेयरमेंट लॉस निकालना है तो क्या करेंगे? इंपेयरमेंट टेस्ट से लगाएंगे, पता लगेगा फिर है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 है जी, इंपेयरमेंट टेस्ट मैं यहां लगा लेता हूं, ये मेरे पहले सफे के ऊपर रिक्वायरमेंट आ जाएगी, इंपेयरमेंट टेस्ट। और ये इंपेयरमेंट टेस्ट हम किस दिन खड़े होकर लगाएंगे? एज ऑन 31 दिसंबर 20। बातें ना करो ना यार, फजूल लोग हो बड़े। उसके बाद अब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है, ये डिसाइड हो गया। अब इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या करते हैं? दो चीजें कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अल्हम्दुलिल्लाह बुक वैल्यू कैलकुलेट करने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी, वो अवेलेबल है। अब सवाल को देर नहीं लगानी, ठीक है ना, काफी डिस्कशन होगी हमारी अब बातों पे। जी कितनी है बुक वैल्यू? 400। अच्छा जी, रुपीज इन मिलियन यहां ऊपर लिख लो, बस फिर जान छुड़ाओ, हर बार हम कौन लिखता रहेगा। 400 ओके। रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेते हैं हम, इनमें कंपैरिजन होगा, हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस आ जाए, हो सकता है ना भी आए, हम अपनी तैयारी करके आगे चलेंगे। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट एड्रेस होगी। अब अगर ये एक ही पार्ट है सवाल जैसे ये है, ठीक है, तो बस यहीं से आगे शुरू कर लो वर्किंग नंबर 1, 2-4 लाइनें छोड़कर, ठीक है। अब यहां पर आपको नहीं लिखने की जरूरत कि आप रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हो, बस ठीक है, यहां से फिगर जो निकलेगी वो कहां जाएगी? हाँ तो बस ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? ये हायर ऑफ दिस, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें कम करते जाओ ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहां पर हमें चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पॉइंट आखिरी पॉइंट में थी गालिबन, है ना, आखिरी पॉइंट में थी। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज्ड एट, काटा वाटा कर दिया था कल, हमने कल ही कर दिया था, क्यों? हमारे प्लांट की फेयर वैल्यू नहीं है तो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लांट की फेयर वैल्यू है, तो इसको इग्नोर करो। फिर BCL हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बाय एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर 250 मिलियन फ्रॉम A एंड 275 मिलियन फ्रॉम B।
अगर ऐसा लिखा होता तो 275 ले लो, भाई ने सवाल किया था ना। अच्छा खैर चलें छोड़े, फिलहाल तो एक ही है 250। BCL विल हैव टू इनकर शिपिंग कॉस्ट ऑफ 7 million टू डिस्पैच द एग्जिस्टिंग प्लांट टू द परचेजर। जी कॉस्ट टू सेल है, तो फेयर वैल्यू कितनी है 250, कॉस्ट टू सेल 7, 244, 3। नेक्स्ट चीज क्या चाहिए होती है जी, वैल्यू इन यूज के लिए फिर हम अब थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। जो चाहे वो ब्रैकेट में कर सकता है, लेकिन मैं इसको वर्किंग 2 में करूंगा। अच्छा उसके बाद यहां से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगी, उसको उठा के मैं ले जाऊंगा। ठीक है जी, ओके। चलो अब वर्किंग 2 वैल्यू इन यूज, कोई हेडिंग नहीं देता मैं, वहां पे जाना ही है बस इसमें। ठीक है, लेकिन एज ऑन ज़हन में रखा करो 31 दिसंबर 20 हमने निकालनी है। ओके, तो इसका मतलब हमें कैश फ्लोज कौन कौन से साल्स के चाहिए होंगे, साल्स के 21, 22, 23, 24, 4 साल है। ठीक है ना, तो 21, 22, 23 और 24। ठीक है, चलो अब कैश फ्लोज की तरफ चलते हैं। इससे ऊपर वाला पॉइंट तो डिस्काउंटिंग के वक्त यूज करेंगे। ठीक है, हाँ ये कैश फ्लो भूलना मत, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आखिर में प्लॉट करनी है हमें। ठीक है, ये तो हम इग्नोर करेंगे इंशाल्लाह, तरतीब से ही चलते हैं। इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द ईयर 21 इज एस्टिमेटेड एट 200 मिलियन। अब 21, 22, 23, 24 की डिसीजन मेकिंग करनी है, भाईजान ने 21 कर दिया। अब पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ प्रोजेक्शन ऑफ 4 ईयर इज रिक्वायर्ड, बट करेंगे क्योंकि आज खड़े होकर हमने डिसीजन मेकिंग ही क्या करनी है। अगर इस एसेट को हम चलाएं तो क्या फायदा होगा, चलाएंगे कितना अरसा, 4 साल रिमेनिंग लाइफ। ठीक है ना, तो बोलने की जरूरत उसको होती नहीं है। ओके जी, तो 4 साल पर ये 200 लिख लेंगे, हर साल 200 आना है। वो एग्जांपल्स थी क्लास वाली जो गुजर गई, ऐसे थोड़ा ही होता है। एनुअल इनफ्लोज, एनुअल हो भी सकता है वैसे बाय द वे। अच्छा खैर, लेकिन होता नहीं है नॉर्मली, वो ग्रोथ रेट या डिक्लाइन रेट बताएगा। दोनों को ग्रोथ रेट बोल दिया जाता है रुपए आम में। ठीक है, दागदे रहना, साढ़े देना रहना जी। 200 इनफ्लो जो है, दीज इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर ड्यू टू डिक्लाइनिंग। वजह यही थी जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस की वजह से शायद हमने इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने का सोचा था। तो डिमांड कम होनी है तभी तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इनफ्लोज यूं भी लिख सकते हो एट द रेट ऑफ 10%, इनफ। लेकिन तकलीफ होती है आप लोगों को थोड़ी सी, तो इसलिए लिख देता हूं मैं यहां पर रिड्यूस्ड बाय 10% या रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 10%, कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ भी लिख लो जी। 200 तो ये था, 180, 160 और 1 लो, बता दिया उसको। 200 तुमने दिया था, हमने इसको रिड्यूस किया बाय 10%। हर एक की कैलकुलेशन शो करना नहीं है मुमकिन, टाइम जाया होता है, बस लिख दिया ना रिड्यूस बाय 10%, इनफ है, बता दिया उसको। ठीक है, फिर आउट फ्लाउज, पॉइंट नंबर 2, outflows from operational cost for 21 are estimated 80 million. These outflows would increase by 5% in subsequent year despite decline in demand due to inflation and increase in plants wear and tear. किसी ने कहा डिमांड कम हो रही है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, हालांकि कम चलेगा प्लांट। हमने कहा भाईजान महंगाई भी तो बढ़ रही है, फिर वेयर एंड टेयर हो जानी है, ज्यादा प्लांट पुराना हो जाना है, तो उस पर खर्चा भी ज्यादा आना है। ठीक है, इसलिए बस 5 साल बढ़ रही, ज्यादा बहस ना करो हमारे साथ। ठीक है, तो आउटफ्लाउज इंक्रीज्ड बाय 5% जी। है पहला कितना 80। अच्छा सॉरी, ये तो बताना ही भूल गया, ये जो 180 निकला था ये कैसे निकला था, 200 माइनस 200 का 10% या 200 इंटू 90%, दोनों से आंसर ये आता है।
अब जो 180 आ जाता है, अगला 90% या अगला ये 10% लेना, ये 180 का लेना है, फिर 160 एंड सो ऑन। सर वहां पर आपने लिख नहीं दिया रिड्यूस बाय 10% दूसरे से भी जाएगा। नहीं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मेरे जैसा को बैठा हो तो उसको समझा रहा हूं। 180, ये 162 कैसे निकला जी? 180 माइनस 180 का 10%, या इसको यूं भी कर सकते थे 180 इंटू, ठीक है, ओके। अच्छा, तो बहरहाल ये अब डायरेक्ट कर लेते होते हैं हम लोग, ये तो सिर्फ आपको समझा रहा था। लिखने की जरूरत है तो लिखा है, ये तो कम से कम लिखो, कैलकुलेशन शो नहीं कर रहे ना जी। अच्छा, अब ये 84 कैसे आया है? 80 प्लस 5% ऑफ 80 कर लो, या 80 को 1.05 कर लो, आंसर वुड बी सेम जी। 84, अब फिर 84 पे, फिर लेकिन ये आउटफ्लो है, ओके। नेक्स्ट है जी टैक्स और डेप्रिसिएशन, जिनको इग्नोर करना है, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड 100 हमने लेनी है। अब इधर देखो, नेक्स्ट क्या था? टैक्स है, बोलो। डेप्रिसिएशन, फिर नेट डिस्पोजल प्रोसीड, ठीक है। बताओ जी नेट कैश फ्लोज 120, 96, 74, 1, ठीक है। अब देखो ये नेट कैश फ्लोज आ गए भाई। अब इन नेट कैश फ्लोज को जैसे मर्जी डिस्काउंट कर लो, किसी का दिल करे ब्रैकेट में ले जाए, ले जाए। वहां पे क्या करेगा? 120 इंटू 1.1 इंटू 10% ही है ना डिस्काउंट रेट, सॉरी 12 डिस्काउंट रेट यूज करोगे प्री टैक्स जो कि है 12%। तो यहां से उठाकर ले जाए इधर, अब करे ब्रैकेट में ऐसे 120 इंटू 1.12 रेज टू पावर -1 प्लस, इस तरह से कर सकता है। लेकिन मैंने अब इतनी बड़ी वर्किंग कर रखी है, तो मैंने तो एक स्टेप आगे और लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12% बस, और कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर निकालते जाना है। करें जरा, करें, जिसको समझना है पूछ लीजिएगा, करें और आप पार्ट 2 शुरू करें।